नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम प्लस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले कई चैप्टर्स में हमने देखा, पिछले 1-2 चैप्टर्स में 3 चैप्टर तक कि मानव का इतिहास या अपना इतिहास हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे अतीत भाग 1 यानी क्लास 6 की किताब में हमें आज ये देखना है अगले चैप्टर में कि जो कब्रें हैं वह क्या बताती हैं हमारे इतिहास को लेकर के, और जो हमारे पुराने साहित्यिक साक्ष्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये सब हमें क्या बताते हैं। तो खासकर इस चैप्टर्स में आपको ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलेगी और इसके साथ-साथ राजा की परिभाषा क्या है, राजा किसे कहते हैं और यहाँ के राजाओं की अपेक्षा दूसरे जगहों के राजा किस प्रकार से भिन्न हुआ करते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी जिस पे हम जिस पे हम यह देख सकते हैं कि इतिहास में कब्रों के माध्यम से कौन-कौन से साक्ष्य पुरातत्वों ने इकट्ठा किए हैं, जिन पर हम आगे इस चैप्टर्स में चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा-सा एग्जाम्पल दे रखा है कि एक छोटी-सी बच्ची है जो किसी स्कूल में पढ़ती है, उसके शिक्षक उसको और उसके कई सारे छात्रों को, पूरे क्लास को एक साथ बड़े से कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। संभवतः यह पुस्तकालय ही है, राइट? और इस पुस्तकालय में वो छोटी-सी बच्ची एक जानने की इच्छा रखती है कि ये कैसी किताबें हैं, तो उसके शिक्षक उसे बताते हैं कि ये हमारे हर धर्मों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जिन्हें वेदों का और इन्हें जो है वेद कहा जाता है और ये वेदों का एक संग्रह है। तो उस बच्चे के मन में यह प्रश्न उठता है कि ये आखिर वेद क्या होता है, राइट? ये आखिर वेद क्या है? क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेद जो है हमारे, वह मुख्य रूप से 4 प्रकार से हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, राइट? अगर लाइन से कहें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिनमें सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसकी रचना कब होती है? लगभग 3500 साल पहले। इसकी रचना कब होती है? 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये प्रार्थनाएं क्या होती हैं? ये प्रेयर्स क्या हैं? प्रेयर्स मतलब होता है कि किसी का किसी व्यक्ति के प्रति आदर भाव से उससे किसी कार्य के लिए बहुत ही सहज शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में उससे निवेदन करना। और इन्हीं निवेदन को क्या बोला गया है? स्तुति बोला गया है। स्तुति का मतलब ही यही होता है कि जो चीजें क्या बोली गई हो, बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरह से बोली गई हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्तुति बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? स्तुति बोलते हैं। और इनमें से जो स्तुति की गई है, उसमें से 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, जिसमें आग के देवता अग्नि हैं, युद्ध के देवता इंद्र हैं और सोम एक प्रकार का पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था, राइट? इन सब से भी स्तुति के कई सारे साक्ष्य हमें ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। प्रार्थनाओं की जो रचना है वह ऋषियों को की गई, ऋषियों ने की थी। आचार्य क्या करते थे कि विद्यार्थियों को इन अक्षरों, इन शब्दों को वाक्यों में बांट करके उसका पाठ करवाते थे और उन्हें याद करवाते थे। अधिकांश जो सूक्तों के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले लोग क्या थे? पुरुष हैं। लेकिन कुछ जगह पर यह साक्ष्य मिलते हैं कि इन प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की जो भाषा है वह प्राक संस्कृत है, मतलब कि संस्कृत से भी पुरानी, यानी शुरुआती संस्कृत है, या फिर इसे हम वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं। हम लोग जो अभी संस्कृत पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, वह संस्कृत नहीं है। उससे ये बहुत ज्यादा भिन्न है, बहुत ज्यादा भिन्न है, अलग है। आपको यहाँ कुछ भाषाओं के बारे में दिया गया है कि जो संस्कृत भाषा है वह क्या है? एक तरह से भारत और यूरोपीय, इन दोनों के सम्मिश्रण, इन जो भाषा परिवार हैं, भले जो भारत की भाषा परिवार हैं और जो यूरोप की भाषा परिवार हैं। भाषा परिवार का मतलब यह होता है कि जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और जो यूरोप में बोली जाती हैं, उनमें कुछ समान अक्षर होने की वजह से उनको एक भाषा परिवार का मान लिया जाता है। तो भारतीय भाषा परिवार का मतलब क्या है? भारत और यूरोपीय भाषा। भारत में कई सारे भाषाएं हैं, जैसे असमिया है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश। ये सभी भाषा क्या है? एक परिवार, इसी परिवार से ही जुड़ी हुई है, भारतीय परिवार से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके आरंभ में उनमें कई सारे शब्द ऐसे थे जो एक जैसे थे।
फॉर एग्जाम्पल मात्र संस्कृत, मातृभाषा मतलब संस्कृत वर्ड है, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इनका जो पहला वर्ड है वो क्या है, सब लगभग जो है समान है, राइट। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा माना जाता है, राइट, कंफर्म भी है। फॉर एग्जाम्पल पूर्वोत्तर के प्रदेशों में, जो पूर्वोत्तर का प्रदेश है उसमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, राइट। यानी ऐसा क्या है, मतलब कि जो पूर्वोत्तर प्रदेश है वहां पर तिब्बती कुछ भाषा है, कुछ वर्मा भाषा, उन दोनों का मिक्सअप, उनके पहले अक्षर क्या है, आपस में मिलते हैं, इसलिए उन्हें तिब्बत वर्मा परिवार बोलते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार के, मतलब द्रविड़ में ऐसी कुछ भाषाएं हैं जो इनमें समानता है, राइट। इसी तरह से झारखंड और मध्य भारत के हिस्से में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं क्या हैं, द्रविड़ भाषाएं परिवार की क्या हैं, राइट। तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं क्या हैं, राइट। तो ऐसे ही एक दूसरे भाषा परिवारों के बारे में आपको जानना थोड़ा जरूरी है, राइट। हम जिस किताब को पढ़ते हैं वो लिखी और छपी है, लेकिन जो ऋग्वेद है उसे कभी पढ़ा नहीं जाता है, उसका उच्चारण किया जाता था और उसको जो है सुना जाता था शिष्यों के द्वारा, और आचार्यों के द्वारा उसका क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था। रचना के कई सालों के बाद पहली बार इसे लिखा गया, जो लगभग मुश्किल से 200 साल पहले था, और उसके बाद उसको जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आप ये ढूंढ करके कमेंट करिएगा कि किसने ऋग्वेद को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यह प्रश्न उठता है कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरावेत्ताओं की तरह से अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, राइट, लेकिन भौतिक अवशेषों के साथ साथ वह कुछ लेखन सामग्री का भी अध्ययन करते हैं, जिससे उनको इतिहास के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है। कठिनाई भी आती है इसके साथ सामने, क्योंकि जो भाषाएं लिखी गई हैं वो शुरुआत में तो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां भी आगे बताएंगे, हमने पहले चैप्टर्स में भी बताया इसको, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वो जब उसका अध्ययन करते हैं उनको पढ़ने में भी कठिनाई आती है, कभी वो स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते, कभी उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते, राइट। लेकिन धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से उन्होंने इसको पढ़ने में सफलता भी कुछ हद तक हासिल की है। अब जो ऋग्वेद है उसके जो सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जो सूक्त वार्तालाप की जा रही है, तो वहां पे आप एक एग्जाम्पल मिलता है, अभी आपको मिलेगा कि विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं जो देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं जिनका नाम क्या है, एक है व्यास नदी और दूसरा है सतलुज नदी। इनसे एक संवाद है और वो संवाद आपके सामने यहां पर है, राइट। एक संवाद है विश्वामित्र और नदियों के बीच में। विश्वामित्र का कहना है, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आ जाओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति में से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ऐसे में नदियां कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें कोई नहीं रोक सकता। हे ऋषि, तुम हमसे ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ऐसा निवेदन क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि हे बहनों, तुम गायक गायक की प्रार्थना सुनो, जो ये सूक्त मैं गा रहा हूं तुम उसे सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, अगर उठा दोगी तो हम आसानी से पार कैसे जाएंगे। ना उठाओ ताकि हम आसानी से पार कर सकें। नदियां कहती हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। इतिहासकार यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रार्थना शायद उस समय रची गई होगी जहां से नदियां बहती हैं। जो ये प्रार्थना है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों का बहुत ही ज्यादा महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, राइट। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में ध्यान देंगे तो जो अन्य दूसरी नदियां हैं, खास करके सरस्वती और सिंधु, इनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में केवल और केवल एक ही बार हुआ है, राइट। अब जो मैं बता रहा था कि उनको लेखन शैली में क्या समस्या आती है, तो आप देखोगे कि यह कैसी लिखी गई है, पांडुलिपि में। पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब
मेनू का मतलब हस्त और स्क्रिप्ट का मतलब लिखी, हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट है, राइट, जो कहां लिखा गया है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर, और कश्मीर में यह पाया गया था। जो यह आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यह जो ऋग्वेद का पांडुलिपि का एक पेज है, एक पन्ना है, यह कश्मीर में पाया गया था। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि कहां पर सुरक्षित है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं कि मवेशी और घोड़े और रथ ये होते क्या थे, इनकी उपयोगिता क्या थी, राइट, इनकी जो है उपयोगिता क्या थी। तो जो ऋग्वेद है उसमें मवेशी जो है, जो बच्चे हैं जिसमें खासकर पुरुष, इसके अलावा जो घोड़े हैं उनको एक अच्छा जगह दिया गया है, एक अच्छा स्थान प्राप्त है, अपने ऊपर देखा, और इनके लिए अनेक प्रार्थनाएं भी हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़े जाते थे, भाई उन्हें अच्छा चारागाह चाहिए था जहां पे उनके मवेशी खा सकें, जहां पे उन्हें अच्छा जगह चाहिए था, जहां पे कुछ फसल, जो अच्छी फसलें हैं जैसे जौ है, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी उगाई जा सकें, यानी उपजाऊ जमीन चाहिए था। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का जो हिस्सा था, आप यहां से समझना कि राजा क्या होता है, राइट, यहां से समझना कि राजा क्या है। जो युद्ध में धन जीता जाता है, वहां से कुछ भाग सरदार अपने पास, सरदार मतलब राजा, अपने पास रख लेता था। कुछ हिस्सा क्या करता था, पुरोहित को दे देता था। शेष धन, अब ये सिर्फ जितने वर्ड मिल रहे हैं इन वर्डों को ध्यान रखना, पुरोहित, सरदार, राइट। शेष धन क्या करता था, आम लोगों में, आम जन में बांट देता था, जन शब्द, राइट। कुछ धन वह यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए दे देता था। यज्ञ क्या होता था, यज्ञ में क्या होता था, आग की आहुति दी जाती थी और ये आहुतियां देवी देवताओं के लिए होती थी, उनके लिए, अनुष्ठान के लिए होती थी, जिनमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी की भी आहुति दी जाती थी। और अधिकांश इस पुरुष इन युद्धों में हिस्सा लेते थे, कोई अस्थायी सेना उनकी नहीं होती थी। कैसे करते थे, गांव के कुछ लोग या नगर के कुछ लोग इकट्ठा होते थे, वो आपस में सभा करते थे, मिलते जुलते थे, मीटिंग करते थे, सलाह मशवरा करते थे युद्ध के लिए, शांति के लिए, और यहां से ये लोग लोग अपना एक सरदार भी चुन लेते थे, वही उसका राजा होता था। और वो कैसे चुना जाता था, बस वो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो तो वो क्या हो जाता था, वह सरदार या उनका राजा हो जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बहादुर है, कुशल योद्धा है, जिसे सरदार बोल दिया गया, राइट। तो ऐसे ही जो उन लोग थे वहां पर, उन लोगों का वर्गीकरण उनके काम, उनकी भाषा, उनके परिवार, समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। जो ऋग्वेद के लोग थे, विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को बता रहा है कि आप ढूंढो, जो ऐसे कौन कौन से शब्द से जो ऐसी कुछ विशेषता बताते थे, राइट। तो ऐसे दो समूह पहले वो बताता है। एक समूह है जिसका नाम क्या है, पुरोहित, जिसे कभी कभी ब्राह्मण भी बोला गया है, जो युद्ध की नीतियां बनाने, उन्हें कुशल अकुशल का पाठ समझाने, उन्हें शिक्षा दीक्षा का भी कार्य करते थे, और इन्हें ब्राह्मण भी बोलते हैं, और साथ में यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करते थे। दूसरे ऐसे लोग थे जिनको क्या बोला जाता था, जिनको राजा बोला जाता था, ठीक, वैसे राजा नहीं जैसे अभी हम लोग इमेज छप रही होगी कि ये शासन करते थे, अपने आदेश का पालन करवाते थे, ऐसा वहां के ऋग्वेद के जो राजा थे वो इस प्रकार से बिल्कुल नहीं थे। प्रायः ऐसा होता है कि जो राजा होता है उसका पुत्र जो है राजा हो जाता है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कोई भी विवरण नहीं प्राप्त होता है जिसमें ऐसा लिखा हो कि किसी भी राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, बल्कि वो अनुष्ठान, वो एक तरह से मीटिंग, सलाह मशवरे के बाद जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसी को सरदार मानते हैं और सरदार को ही राजा वो बोलते हैं, राइट। इसके साथ जनता जो है पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। पहला क्या है, जन, जन का प्रयोग हिंदी भाषा का है जो सामान्यतः आज भी है, और दूसरा था विश्व, ठीक, विश्व वैश्य शब्द से निकला है, ठीक है, वैश्य को जो है विश्व बोला गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, अभी कर लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का, राइट। तो ऋग्वेद में जो विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इनमें से हम पुरु, जन, पुरु मतलब पुरुष के लिए जन, या फिर विश्व, अब भरत बोला गया तो जन या विश्व, अब जन है वो मतलब एक नॉर्मल जनता है या वो वैश्य के रूप में है, राइट। तो उसके बारे में यदुजन, विषजन,
यजुजन्य विष, तो ऐसे कई चीजों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इनमें से इसके बाद जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना करी है, जो सूक्त की रचना की है, जो प्रार्थनाओं की रचना की है, उनको क्या बोला गया? वो अपने आप को ही कभी कभी आर्य बोल लेते थे, ठीक है, और अपने विरोधियों को वह दास बोलते थे, जो दस्यु कहते थे, उन्हें दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो कभी यज्ञ वगैरह में भाग नहीं लेते थे और शायद वह दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग करते थे, राइट। अब बाद के समय में इस दास जो शब्द है, इसका स्त्रीलिंग दासी हो गया, राइट, इससे लिया गया। इसका मतलब होता था गुलाम, राइट, गुलाम होता था। इसका मतलब क्या होता था? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करना चाहते थे वह सब उन्हें करना पड़ता था। क्लियर? जिस युद्ध में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ठीक उसी समय कुछ दूसरी जगहों पर कुछ अजीब तरह का विकास हो रहा था। अजीब तरह का मतलब अभी थोड़ा सा वो पीछे की तरफ चल रहे थे। कारण भी है कि उत्तर पश्चिम में विकास, डेवलपमेंट क्यों है? पहले पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गंगा यमुना के द्वार पे नहर जो भी चीजें बसी, लोग कृषि करना सीख गए, थोड़ा सा सभ्य हो गए, लेकिन अभी हर जगह तो ऐसे नहीं हुआ था। तो कुछ जगहों पर अभी महापाषाणों की ही कहानी में उसी टाइम पे सब लोग देख रहे हैं। वो क्या करते थे कि वो क्या करते थे, कुछ शिलाखंड उन्हें दिखाई दिए ऐसे। यहाँ पे आप देखो, ये कई सारे शिलाखंड हैं जहां पे बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा कुछ बनाया गया है, निशान दिया गया है, और संभवतः यह जो हिस्सा है इसमें वो शवों का दफनाने का काम करते थे। एक कमरा नुमा संरचना इसमें बना के रखते थे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो एक जो है रास्ता भी है अंदर आने जाने के लिए। ये देखते हैं कि सारी चीजें हैं क्या, राइट। तो जो शिलाखंड यानी महापाषाण यानी बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं, और ये जो पत्थर होते थे वो दफन करने की जगह पर लगा दिए जाते थे, राइट। बहुत करीने का मतलब क्या होता है? तरीके से लगा दिए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है, महापाषाण की कब्र जो बनाने की प्रथा है, वह 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में काफी ज्यादा प्रचलित थी, राइट, काफी ज्यादा यहाँ पर प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल आपको जो पिछले वाले मानचित्र 2 है उसमें दिखाया गया है। कुछ वहां पे कुछ महापाषाण जो है जमीन के ऊपर रख दिए जाते थे इंडिकेटर के लिए, और कुछ जो है महापाषाण जमीन के अंदर भी होते थे। क्लियर? कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार में सजे हुए पत्थर मिले हैं, और कई बार एक अकेला सिंगल पत्थर मिलता है, और यही एकमात्र प्रमाण है कि इनके नीचे इस जमीन के नीचे क्या है? कब्रें रखी हुई हैं, राइट। और ये जो छेद हुआ करता था, ये जो रास्ता हुआ करता था, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इस रास्ते को हम बोलते हैं पोर्ट होल, यानी बड़ा सुराख, राइट। इसका उपयोग भी लिखा हुआ है, शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने, पत्थर कमरा बनाते थे, राइट। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। कुछ जो मृतक हैं उनको खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर कहीं भी आए तो उसका मतलब क्या है? काले लाल मिट्टी के बर्तन। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, उसके सामान और पत्थर, सोने के गहने। आप यहाँ देख सकते हो महापाषाण काल कब्रों से मिले हुए लोहे के सामान हैं। यहाँ पर घोड़े के लिए कुछ सामान है और कुल्हाड़ियां हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कटार भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें उनके जो मृतक थे, जो शव हैं, खुदाई के बाद उनके आसपास से मिला है। ऐसा माना गया है कि ये सारी चीजें जो है उनकी प्रिय चीजें रही होंगी। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता है? शवों के माध्यम से। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ जो चीजें पाई गई हैं मरे हुए व्यक्ति की शायद रही होंगी, और उन्होंने ये देखा कि कभी-कभी कब्र की तुलना में, एक कब्र से दूसरे कब्र की तुलना में काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें मिली हैं या ज्यादा चीजें मिली। अब आप देखिएगा जाकर के मैप, वहां पे आपको एक जगह मिलेगा ब्रह्मागिरी। ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र से लगभग 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, और वहीं पर दूसरी कंकालों के पास में कुछ मिट्टी के बर्तन। मतलब ये सामाजिक असमानता है, यानी एक शासक वर्ग रहा होगा, एक राजा रहा होगा और एक गरीब रहा होगा, या हो सकता है एक अमीर एक गरीब रहा हो, एक सरदार और दूसरा अनुयायी रहा हो,
राइट। तो दूसरे कंकालों में आप वहां देखोगे कि कुछ मिट्टी के ही बर्तन है, तो यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को पूरी तरह से क्या है, दर्शाता है, राइट। उसके बाद क्या है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी? बिल्कुल ये सही है, खास परिवारों के लिए होती थी। कैसे? आपको भी एग्जाम्पल दिखाया गया कि वहां पर एक जगह है जहां पर पत्थर के बीच में सुराग है और पत्थर के बड़े कमरों में आने के लिए शायद रास्ता बना है, तो वो एक ही परिवार के लोगों का स्थान होता था, उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया जाता था और उस पत्थर के माध्यम से यह चिन्हित हो जाता था कि हाँ ये खास इस परिवार के लिए है। तो वो जो अगला कुछ कोई व्यक्ति वहां मरता है तो उसको इसी के रास्ते ला करके वहां पर दफनाने का कार्य किया जाता रहा होगा, राइट। अब बात आती है इनाम इनाम गांव में, क्योंकि इनाम गांव काफी ज्यादा प्राचीन गांव है। आप इसे देखोगे तो मध्य भारत के नीचे आपको इनाम गांव दिखाई देगा, जो कि भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर बसा हुआ है। और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ जो वयस्क लोग होते थे उनको संभवतः बिल्कुल सीधे तौर पे दफनाया जाता था और उनका जो मस्तक होता था वो उत्तर की तरफ रखा जाता था। और साथ ही वहां से कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था और ऐसे में बर्तन जिसमें वो शायद खाना पीना खाते हों वो भी वहां पे रख दिया जाता था उनके शवों के पास। ऐसी मान्यता थी कि आत्माएं अभी भी जीवित रहेंगी और उनको भी भूख प्यास लगेगी, तो इसके लिए होता था। इसके साथ ही साथ वहां पर एक आदमी की 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव का सबसे बड़ा घरों में से एक था। ये शायद संभवतः किसी वहां के बड़े आदमी या किसी शासक टाइप के आदमी का रहा होगा और वहां से एक अनाज का गोदाम भी मिला प्राप्त होता है, राइट। और ये भी देखा गया कि शव के पैर थे वो मुड़े हुए थे। अब क्यों थे, इसका कुछ अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये माना गया था कि शायद ये सरदार का या किसी शासक का रहा होगा। अब कंकालों क्या बताते हैं हमें, कंकालों का अध्ययन देखो, कंकालों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को पता कर सकते हैं। आप अगर विज्ञान को थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट करो, कुछ चीजें समझने का प्रयास करो, तो आप देखोगे जो ये हड्डियां होती हैं, राइट, जो ये बोन्स होते हैं, आप भी जानते हो सब कुछ जो है किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल के अंदर एक अंग होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि वह जो भी लाश है या कोई भी चीज है, जैविक पदार्थ कभी रहा होगा, उसके वो जगह को बताता है कि एक शायद इस भौगोलिक स्थिति का व्यक्ति रहा होगा, राइट। तो हम कंकालों का भी इसी प्रकार से कुछ अध्ययन करते हैं, कार्बन डेटिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं टाइम का, ठीक है, हर चीज का अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो यहां पर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि छोटे बच्चों के कंकाल से हम उनको नहीं पहचान सकते कि वो स्त्री के हैं या पुरुष के, राइट। लेकिन कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों पे आधार पर अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे किसी अगर महिला का शव है तो उसके साथ कोई शव है, उस पर गहने वगैरह मिले तो वो बता दिया गया कि चलो ये महिला का शव है, राइट। लेकिन उस टाइम पे पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण पहना करते थे। तो केवल आभूषणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह महिला का है या पुरुष का है। तो अगर आज देखा जाए तो कंकालों का जो आधुनिक अध्ययन है वो पूरी तरह से बहुत बेहतर हो चुका है, राइट। उसी के टाइम पर लगभग 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य होते हैं जिन्होंने एक पुस्तक की रचना करी और उसका नाम क्या है, चरक संहिता। उसका नाम है चरक संहिता। उसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं, जो कि आज के हिसाब से लगभग ज्यादा है। आज भी अगर हम देखते हैं तो बच्चों में लगभग 320, राइट, पुरुषों में 206, अब ये 360 न्यू कंसेप्ट। तो हो सकता है कि वो दांतों को भी हड्डी मान लेते हो, तो 36 ऐसे ही बढ़ गए, राइट। इसके अलावा जो ज्वाइंट्स हैं उनको भी एक हड्डी मान लेते हो, राइट। तो हो सकता है वो उन्होंने इस आधार पे माना होगा। अब इनाम गांव के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि इनाम गांव के लोग काम वगैरह क्या क्या करते थे, राइट। तो इनाम गांव पुरातत्वविदों को गेहूं चावल इनाम गांव से मिला है, दाल बाजरा मटर तिल के बीज मिले हैं। तो यह माना जा सकता है कि इनाम गांव के लोग गेहूं जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज, इन सब का जो है वो क्या करते थे, खेती किया करते थे। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं और हड्डियों पे दांत के निशान मिले हैं, तो यह माना गया था कि वो जानवरों को खाते भी होंगे। गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता इन सब के जो है हड्डियां पाई गई हैं, मछलियों की हड्डियां केकड़े की हड्डियां।
तो संभवतः वो इनका भी सेवन करते रहे होंगे या ये इनके आसपास रहे होंगे। इसके अलावा ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी इकट्ठा की जाती थी। मतलब इसकी भी हो सकता है कृषि वहां पर होती रही हो। अब साथ ही साथ हम एक चीज को और देख लें कि इसी के इतर दूसरी जगहों पे क्या हो रहा था, जो लगभग यहां से मैच करता है। 35 साल पहले हम चीन को देखेंगे तो यहाँ की जो लेखन कला है वह सबसे पुरानी उदाहरण है। यहाँ पर ये क्या करते थे, जानवरों की हड्डियों के ऊपर लेख लिखवाते थे और उस लिपिकारों से इस पे हड्डियों पे लिखवाते थे। और वो लिखवा एक अंधविश्वास था, एक मान्यता थी कि हड्डियों पर लिखवा करके, और जैसे कि क्या हम इस युद्ध को जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या हम पुत्र प्राप्त करेंगे या फसल अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी, तो वो क्या करते थे, इन हड्डियों पे लिखवाते थे और लिखवा करके उसको आग में जलाते थे। और जब उसको वहां पे चटक एक आ जाता था, उसमें दरारें पड़ जाती थी गर्म की वजह से, तो वो जो भविष्यवाणी करने वाले होते थे वो सोचते थे, वो कुछ अपना दिमाग लगाते थे कि क्या भविष्यवाणी इनकी सही होगी या गलत होगी, राइट। कुछ इस तरह की चीजें वहां पर होती थी। और साथ ही साथ जो यहाँ के राजा होते थे वो शहरों के बहुत ही पॉश एरिया में रहा करते थे और वहां पे काफी ज्यादा अपना बड़ा महल बनवाते थे, बेशुमार दौलतें इकट्ठा करते थे और बहुत नक्काशी के बर्तन वगैरह इकट्ठा करते थे। लेकिन ये पाया गया है कि लोहे का इस्तेमाल वो नहीं जानते थे, राइट। तो ये कुछ था जो समूह के माध्यम से हम जान सकते हैं, जो कि हम कुछ लेख के माध्यम से हम जान सकते हैं। हमारे लिए जो उपयोगी शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजादास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। इसके बारे में हम कुछ ढूंढने का प्रयास आप सब खुद करिएगा, राइट। कोई समस्या होती है तो कमेंट में उसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, दिए गए जो नीचे आपके व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जो चीजें आपको समझ में ना आई हो। इसके अलावा कुछ तिथियां हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ होता है लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण का शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। नाम गांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 से 2700 साल पहले। और चरक लगभग 2000 साल पहले आए। ठीक, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 4। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।